दो शब्दों से मिलके बना है, बायो और ऐसे। बायो माने ये होता है कि जो इंसान जिंदा है या जिंदा चीजें जो सांस ले सकता है, दे सकता है, जो है कोई मेटाबॉलिज्म जिसकी चल रही हो, जिसके लिविंग के सारे सिस्टम है, वो क्या है? बायो। क्या है वो? बायो। और ऐसे माने होता है असेसमेंट, किसी की परीक्षण करना, टेस्टिंग करना, जानना, पहचानना, उसकी मॉनिटरिंग करना, ठीक? उसका निर्धारण करना, उसकी एनालिसिस करना, ये क्या है? ऐसे। तो कभी भी अंग्रेजी सुन के ये नहीं सोचना कि कोई बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ भी असेसमेंट चलता रहता है, हमारे यहाँ जो है सब परीक्षण चलते रहते हैं। आपको परीक्षण सुन के थोड़ा-सा अच्छा-सा नहीं लगता है? ऐसे सुन के लगता है पता नहीं कितनी कठिन बात है। ठीक है? तो ऐसे के माने एस्टिमेशन ऑफ द समथिंग व्हिच इज़ डन इन द लिविंग सिस्टम। अब लिविंग जो है, जो बड़े होते हैं तो वो एनिमल कहलाते हैं, जो छोटे होते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म कहलाते हैं। तो जब बड़ों में करते हैं, एनिमल्स में करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? एनिमल ऐसे। क्या कहलाते हैं वो? एनिमल ऐसे। जब छोटे ऑर्गेनिज़्म में करते हैं, छोटे ऑर्गेनिज़्म कौन होते हैं? जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लेंस से देखते हैं, ठीक है? वो छोटे होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, यीस्ट है, मोल्ड है, बहुत सारी और भी चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, ठीक है? तो चाहे आप बड़ों में करें, चाहे छोटों में करें, ठीक? सबके लेवल वही हैं, बस जो है हमने 2 क्लासिफ़िकेशन कर दिए, एनिमल ऐसे और माइक्रोबायल ऐसे। इतने में कोई दिक्कत नहीं समझ में? अब फिर बात आती है कि 2 स्टडी होती हैं, इसकी डेफ़िनेशन पढ़ लें, नोट भी कर लें, सबको पीपीटी मिल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा नोट करने की भी टेंशन मत रखिए, बस समझने की टेंशन रखिए। Bioassay is a analytical method used to determine the potency concentration of a substance by the measuring its effect on living organism, living चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो और लिविंग सेल और टिश्यू। यानी कि 2 ही तरीके होते हैं ऐसे के, इन विट्रो और इन विवो, ठीक है? तो जो हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं, परख नली में करते हैं, पेट्री डिश में करते हैं, किसी और सिस्टम में करते हैं, उसमें बायोसेफ्टी कैबिनेट में करते हैं। जो भी जो है जैसे हमने ह्यूमन की आँत की गठ है, उसको निकाल के हमने बाहर निकाला और उसका हमने कोई एडेलिन का टेस्ट करना है या कोई डोपामाइन का करना है, कोई हिस्टामिन का करना है, तो वो सारा का सिस्टम क्या कहलाएगा? इन विट्रो। इन विव जो किसी लिविंग ऑर्गन पे डायरेक्ट करना है। कोई भी टेस्ट मेरे पे डायरेक्ट जो है एड्रेनलिन दिया, हार्ट का रेट देखा, कम हो रहा, ज़्यादा हो रहा, बीपी कैसा हो रहा, दैट इज़ इन विव। हमने जो है हार्ट बाहर निकाल लिया और निकाल के हमने एड्रेनलिन डाला, उसका इफ़ेक्ट देखा कि पेसमेकर का क्या इफ़ेक्ट है। हमने जो है इंसुलिन लिया और इंसुलिन को डायरेक्ट हमने डाल दिया बॉडी में और फिर हमने इफ़ेक्ट देखा कि भाई पैंक्रियाज़ का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है बीटा सेल्स पर। इससे जो है इंसुलिन बन रहा, नहीं बन रहा, कम हो रहा, ज़्यादा हो रहा है। ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा। तो ये सारे के सारे जो है हम या तो बॉडी के डायरेक्ट करेंगे या तो बॉडी के बाहर करेंगे, बस इतना ही आता है। तो इससे 2 चीज़ों का पता चलता है, एक तो उसकी पोटेंसी कि वो जो भी सब्सटेंस जिस पे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हम कुचला की बात करें, चाहे वो बसनाप की बात करें, चाहे वो इसकी बात करें। अच्छा, एक आपका थोड़ा दिमाग से और डाउट हटा देता हूँ कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल आ गए हैं, वो आयुर्वेद का विषय नहीं रह गया। जैसे बेकोसाइड होता है, वेदाइनालाइड होता है, या जो भी जिसके अंदर जो भी मार्कर होता है, अगर उसको एज़ सच सेपरेट कर लेते हैं, तो वो आयुर्वेद का विषय नहीं बचा आज की डेट। जैसे स्ट्रिक्नीन है, आप हल्दी ले लीजिए, हल्दी में करक्यूमिन निकाल के आप करक्यूमिन पे कुछ काम करोगे, तो आप कर तो लोगे लेकिन आप बीइंग ए रस्सास्ती उसको अवेल नहीं कर पाओगे। तो ये कन्फ्यूज़न इसलिए दूर कर रहा हूँ कि कभी आपने उस चीज़ में काम नहीं करना जो आपकी फ़ील्ड नहीं है। अक्सर हमें ये रहता है ना कि हम रिसर्च करेंगे, उस पे करेंगे जिस पे अपना फ़ील्ड नहीं है, उस पे पोटेंशियल लगाएँगे और कल को आप यूज़ कर नहीं सकते। आप करक्यूमिन पे जो है पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट करके जब आप करोगे, बीइंग ए सॉलिड 100% बल्क ड्रग में काम करोगे, वो आपकी प्रॉपर्टी है। आप बीटा कैरोटीन गाजर से निकलता है, लाइकोपीन टमाटर से निकलता है, इज़ द वर्सेटाइल एंटी कैंसर ड्रग। तालीस पत्त से जो है टैक्सोल निकलता है। तो जब भी आप निकाल के करोगे और उस काम की कोई ज़ीरो वैल्यू है,
उस काम का लाभ जो है आप पेपर पब्लिश करोगे, दूसरा उसका लाभ लेगा। तो आप जो है कभी भी वर्क करना, रिसर्च वर्क, वो किस पे करना? होल ड्रग पे करना, ठीक है? तो वो चाहे बायो एसे से करो, बहुत सारे मेथड हैं, अभी बताऊँगा, इससे शुरुआत हो रही है। ठीक है? तो इससे एक तो हम पोटेंसी देखते हैं कि वो ड्रग कितनी सामर्थ्यवान है। और पोटेंसी ऐसा नहीं है ये सभी जगह चल रहा है। पहले जो है पैरासिटामॉल 500 एमजी में काम करती थी, आज वक़्त के हिसाब से जो है हमारी रेजिस्टेंस बढ़ रही है, बॉडी के सेल की ट्यूनिंग चेंज हो गई, अब 650 में भी बुखार नहीं उतरता लोगों का, है ना? तो पोटेंसी जो है हर चीज़ की, ऐसा नहीं कि रस शास्त्र में पोटेंशियल नहीं होती। आपने कई लोगों को देखा होगा आरोग्य बंदी सालों खिलाते रहते हैं। हमारे यहाँ रस समुच्चय में क्या लिखा है? 1 मंडल, 42 दिन। तो रस औषधियों में तो बहुत ज़्यादा हाइली स्किल्ड साइंस है ये। इसको बिल्कुल टाइम से कितना देना है, कब देना है, किस आयु बल पे देना है, किसका क्या इफ़ेक्ट होता है। संजीवनी बटी को अगर जो है आपने अनावश्यक खिला दिया तो सीधे आईसीयू में जाता है। जो बसनाभ है हार्ट रेट को कम करता है, ब्रेडिकार्डिया करता है, ठीक है? और अगर बसनाभ की अगर प्यूरिफिकेशन जो है टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल ई1 ए का ड्रग है ये। अगर आपने प्रॉपर जो है गौमूत्र में इसका शोधन नहीं करा, तो लोगों को कंपन आ जाता है, किसी के जो है टॉक्सिसिटी के सारे साइन आते हैं। और जो मास स्केल पे बसनाभ का जो शोधन करते हैं, कई बार जो है ट्रे ड्रायर में अगर उसको रख दें और उसकी वेपर्स से लोग बेहोश होते मैंने देखे हैं, है ना? तो मतलब रसशास्त्र हाइली स्किल्ड और हाइली टेक्निकल साइंस है। तो इससे एक तो पोटेंसी का पता करते हैं और दूसरा जो है उस कंसंट्रेशन का पता करते हैं जिस पे वो काम करती है, जिसको कहते हैं डोज़। डोज़ क्या है? जो हम ले रहे हैं वो डोज़ है। जिस पे कोई दिक्कत ना हो वो डोज़ है। जिस पर्पज़ के लिए पूरा हो जाए वो डोज़ है। जैसे आहार और औषधि में अंतर डोज़ का ही तो होता है। आहार जो है हम लंबे समय तक लेते हैं, पेट भरने के लिए लेते हैं, औषधि जो है रोग निवारण के लिए लेते हैं और एक लिमिटेड टाइम के लिए लेते हैं। आहार जो है ज़्यादा डोज़ में होता है, औषधि कम डोज़ में होती है। तो डोज़ का मतलब जो है जो पूरी तरह से साथ में हो जाए वो डोज़ है। बहुत सारे टर्म आएँगे, लीथल डोज़, इफेक्टिव डोज़, अभी मैं सब बताने वाला हूँ। तो कहने का मतलब जो है कि चाहे आप जो है बायो ऐसे करें, उससे पोटेंसी, कंसंट्रेशन, उसकी इफेक्टिवनेस, उसका जो है साइड इफेक्ट, उसके दुष्प्रभाव, ये सब बायो एसे से आते हैं। बायो एसे इज़ अ बायोकेमिकल टेस्ट। अच्छा एक बात और बता दूँ, बायो एसे करते कब हैं? बायो एसे तब करते हैं जब जहाँ पे कोई केमिकल टेस्ट संभव ना हो। किसी को असेसमेंट के लिए हम बता ना सकें कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। दूसरा उसकी क्वांटिटी कम हो। जैसे केमिकल ऐसे के लिए आप डिफरेंट पैरामीटर करेंगे, हर पैरामीटर में 50 ग्राम का सैंपल चाहिए। अब आपके पास दवाई ही 50 ग्राम है, तो क्या करोगे आप? तो डायरेक्ट आप जो है बायोएसे पे जाएँगे। जिनके जो है बहुत सारे मॉडल क्लियर नहीं है, जिनके फार्मास्यूटिकल पाथवे क्लियर नहीं है। आयुर्वेद और मॉडर्न रिसर्च में अंतर किसी भी चीज़ का नहीं है। अंतर सिर्फ़ जो है रिसोर्स का है, अंतर सिर्फ़ टाइम का है, अंतर सिर्फ़ प्रोसीजर का है। जैसे मॉडर्न में जो भी रिसर्च करते हैं, उन्हें पता होता है कि ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इस चैनल में जाएगी, ये 13 चैनल से होते हुए तब इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगी। हमारी औषधि का हमें पता है कि ये जो है तिरवन कीर्ति लेंगे तो जुकाम को सुखा देगी। अगर हम जो है कोई भी जलोदरारी रस लेंगे तो ये पेट का जो है जितना भी पानी है वो निकाल देगी। लेकिन हमें ये पता नहीं होता ये किस रिसेप्टर पे जाके निकालेगी। और ये पता करने के लिए जो है बिलियन डॉलर खर्च हो जाते हैं। क्योंकि वो जो है एक-एक सेल पे वर्क करते हैं, एक-एक रिसेप्टर पे वर्क करते हैं और उसके जो कंट्रोल जब लगाते हैं, तो उसके मल्टीपल में जो है हमें चेक करने पड़ते हैं, तब जाके हो पाता है। इसीलिए मॉडर्न रिसर्च बहुत महँगी होती है, 10 से 12 साल एक-एक ड्रग को डेवलप करने में लग जाते हैं और उनकी लाइफ़ भी 15 साल होती है। जितने भी मॉडर्न लोग रिसर्च करते हैं, इंटरनेशनल पेटेंट जो है 15 साल का मिलता है। विशेष परिस्थितियों में 5 साल और बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है, हमारी जो है रिसर्च उस लेवल पे नहीं हो पाती कि हम ये बता पाएँ कि जो है ये हमारा वचनाभ है, ये कैसे बुखार उतारता है। लेकिन हमें ये पता है ये उतारता है, बस ये दवाई सही बनी हो। तो आज जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो हमें जितने भी फार्मास्यूटिकल पाथवे क्लियर करना है, ये बहुत बड़े लेवल की बात है। आज अगर आप इतना ही तय कर दें कि हमारी दवाई से कोई नुकसान नहीं होता, तो समझ लो आपने जंग जीत ली। आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा कि आपका पथवे बताओ। आपसे सिर्फ़ ये पूछा जाता है कि ये जो है हेवी मेटल तो नहीं है? आपकी दवाई खा के कोई किडनी खराब तो नहीं होने वाली? ठीक? भारत सरकार ने
गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट है एक किया था एक ज़माने में, मैं उसमें इन्वॉल्व रहा। तो उसमें जो है कजली बनाई और उसके साथ 8 कंपाउंड और बनाए रस औषधियाँ, श्वास-कोठार से लेके काफ़ी सारी चीज़ें थी, कभी डिटेल शेयर कर दूँगा मैं आपको। तो उसमें जो है 2000 एमजी पर केजी बॉडी वेट तक कजली टॉक्सिक नहीं थी। अब समझिए उस कितने कॉन्फिडेंस की बात है, जब कजली नहीं थी और जगह तो वो डाइल्यूट होके 10 टाइम हो जाएगी। तो दवाई की सेफ्टी कितनी हो गई? हाँ, यस, पर डोज़, ठीक है? हुँ, तो कहने का मतलब बस शोधन का मैटर है, प्यूरिफिकेशन का मैटर है। हमारे लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर रहे, उनके ज़माने में ये सारी सब दवाइयाँ बनी, प्रॉपर तरीके से वैलिडेट हुई। तो मैटर ये है कि कैन यू इमेजिन दुनिया जो है हेवी मेटल, पेस्टिसाइड सबके लिए कितनी पागल है, परेशान है। पीपीएम लेवल पे जो है हमें डर बैठ जाता है। सारे जो है कंसाइनमेंट एयरपोर्ट पे रुक जाते हैं। रसमाणिक जो है 85% तक जो है आर्सेनिक मिल जाता है। डायरेक्ट एक्टिव। बाहर वालों को समझाना पड़ता है ये भैया हेवी मेटल नहीं, ये हमारे एक्टिव मेटल हैं। बट दीज़ आर दी नॉन टॉक्सिक। समझिए इस चीज़ को। और ज अगर केमिस्ट्री और अंग्रेजी की बात करूँ कि जितनी भस्म प्योर होती है, उतनी उसकी केमिस्ट्री डाउन हो जाती है। जैसे आप जो है लोहे की भस्म है, अगर आप जो है थोड़ी-सी अच्छी नहीं बनी होगी, तो आपकी जो है 65% तक आयरन आ जाएगा। आप बहुत बढ़िया जो है सारे सामान्य शोधन, सारे विशेष शोधन कर देंगे, 60 पुट लगा देंगे और मारक द्रव्य की पुट तो दुनिया लगा देती है, लेकिन पुट की भावना होती है जैसे अभी आपने पोटली बनाई, तो उसमें भावना से ग्लेज़िंग आती है और भावना अगर अच्छे से लग गई, तो आप समझ लो कि भस्म जो है 50% आएगी और केमिस्ट्री आप रिपोर्ट देखोगे कहोगे नहीं ये तो फेल है यार, 60% की फार्माकोपिया स्टैंडर्ड ने पीसीएफ ने लिमिट दी दे रखी है। तो रसशास्त्र इस सम थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि लोग जो है केमिस्ट्री के आधार पे आँकते हैं। हम जो है इस आधार पे आँकते हैं कि औषधि पेट में जाने के बाद क्या सुपाच्य है? क्या हमारे मल-मूत्र का निर्वहन सही हो रहा है? क्या हमारी डकार सही आ रही है? आज जो है औषधियाँ खाते ही जो है गच्छ जो है कोई भी चीज़ अनईज़ीनेस आ जाती है। कभी किसी ने मेट्रोजेल खाई हो, तो उसको खाने के बाद जो एक नौजिया और अनईज़ी की फीलिंग होती है, रस औषधि का तो उससे 4 गुना ज़्यादा होती है। तो क्या हमने वो सेव कर पाया? तो ये बहुत सारे विषय हैं और हमारा सब्जेक्ट से डाइवर्जन भी हो जाएगा। लेकिन मोटा-मोटा इतना समझ लीजिए कि जो भी जितने बायो एसे हैं, वो हम उसी कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए करते हैं और बायो एसे में सिंपल प्रिंसिपल होता है, ड्रग को या किसी कंपाउंड को हम एनिमल पर जो है लेते हैं और उसका रिस्पॉन्स मेज़र करते हैं और वो रिस्पॉन्स मेज़र किस-किस तरह से होता है, वो भी बताऊँ। तो इससे हम जो है क्या-क्या काम करते हैं, एक प्रिडिक्ट करते हैं थेरेप्यूटिक पोटेंशियल का किसी भी ड्रग का। बायो एसे जो है कॉमनली यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल एसे के लिए और बायो एसे के द्वारा हम जो है उसके सब्सटेंस के जो इफ़ेक्ट को नापते हैं। और बायो एसे जो है हमारे जितने भी हैं, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, पोटेंसी ऑफ सब्सटेंस के लिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट के लिए बायो एसे विशेष टूल है। आप कोई भी ड्रग जब मान के चलिए आप रस औषधियों पे काम कर रहे हैं क्लासिकल पे, तब तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रोसेस पेटेंट और कोई आपने पुरानी पद्धति में नई पद्धति जोड़ दी, पुराने सिस्टम में नया सिस्टम जोड़ दिया, तो आपको एक तो प्रोसेस पेटेंट मिल सकता है और एक आपका यूनिक पेटेंट मिल सकता है, अगर आपने अपना कोई कंपाउंड बनाया, वो रस औषधियों पे। तो उसमें जो है आपको जब पेटेंट लेने जाएँगे, तो आपको सारे रिपोर्ट माँगेंगे। इतने डॉक्यूमेंट माँगेंगे आप सुन के और सोच के सोचेंगे चलो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी ये सब करने की तो तुरंत बहुत ईज़ी है। बस आपको चेकलिस्ट पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें लगती हैं, ये रिपोर्ट लगती है, बायो ऐसे लगेगा, उसका सेफ्टी प्रोफाइल लगेगा, उसका कैरेक्टराइज़ेशन लगेगा, उसका जो है टीएलसी, एचपीटीएलसी प्रोफाइलिंग लगेगी, ठीक? उसके जितने भी जो फार्माकोनॉस्टिक जितने भी एक्टिव्स होते हैं उनका जो है चेकलिस्ट लगेगी, ठीक? अच्छे से रिव्यू में पब्लिकेशन होगा। तो कोई चीज़ कठिन नहीं है, बस हमें पता नहीं है और इसीलिए हम सोचते ही नहीं। तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट में इसका रोल है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी रोल है। कितना पॉल्यूशन हो रहा जैसे आप जो है पेट्री डिश को ले जाएँ सीधा, आप अलग-अलग जो है बैक्टीरिया को कल्चर करके रख दें और पॉल्यूशन से हम नाप लेते हैं कि यहाँ पे बैक्टीरियल का सर्वाइवल ज़्यादा है, कम है। तो मतलब हम एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग भी इसके माध्यम से कर सकते हैं।
तो बायो एसे की बात करें, वही मैं बता चुका हूँ कि एनिमल और माइक्रोबियल बायो एसे होता है, और दिस इज द रोड मैप फॉर कंडक्टिंग स्टडी ऑन बायो एसे। इसमें हम क्या करते हैं, पहले सिलेक्शन ऑफ एनिमल मॉडल। अब एज पर दी डिजायर्ड कैपेसिटी, जैसे हमने हमने डायबिटीज की कोई दवाई खोजनी है, तो हम जो है सीधा सीधा मॉडल देखेंगे भाई, कौन सा गिनी पिग का मॉडल है जिसमें हम जो है कैसे डाल सकते हैं, ठीक। या किस मॉडल को यूज करना है जिसमें हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट दिखे, एट्रोपिन का इफेक्ट देखना है, हिस्टामिन का इफेक्ट देखना है, जिस भी मॉडल का इफेक्ट देखना। तो ये जस्ट रोड मैप है कि कैसे करना है। ये बहुत एंडलेस कहानी है। हर चीज के लिए आपको 20-20 मॉडल मिलेंगे, और कोई भी चीज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप जो है गूगल बाबा ये कितने बढ़िया आजकल जो है ज्ञान के संवर्धन के माध्यम है कि आपने बस क्लिक करना। आप डालोगे बेस्ट मॉडल फॉर जो है एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, आपको 20 मॉडल आ जाएंगे। आप उसको रिव्यू करेंगे तो आपको तुरंत पता लगेगा कि ज्यादा रिसर्च पेपर किस पे है, ठीक। पढ़ के फिर समझ में आ जाए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये एक ऐसा काम है जैसे अपना घर बनाना होता है, तो हमें पता होता है कि यार मेरे को यार इतनी जगह है, इतने पैसे हैं मेरे पॉकेट में, बल्ले में, और मेरी ये रिक्वायरमेंट है, फिर वो आर्किटेक्ट डिजाइन बना देता। तो बस आपको अपनी रिसर्च का खुद पता होना है। कभी आपने दूसरे की नकल करी ना रिसर्च पेपर की, इसने ये करा, तो कभी आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, है ना। तो दिस इज द जस्ट रोड मैप फॉर कंडक्टिंग बायो एसे स्टडी, कि सिलेक्ट दी appropriate animal model, species, strand relevant to your study, your requirement. Second है dose response relationship. Administer different dose of the substance to different group of the animal and observe the response. उसको हमने डोज और इसका जो रिलेशन है उसको देखना है। अगर हमने जो है कुचला की टॉक्सिसिटी देखनी है, किसी रसमाणिक की देखनी है, किसी भी और चीज की देखनी है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने चीजों को देखना है। जैसे आजकल जो है डायबिटीज पे बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक। आप मोटापे पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपने ये देखना है कि यार मेरे जो है मेदो और गुगलू है, क्या ये सेल में किस लेवल पे जो है ये ग्लूकोज लेवल पे क्या इसका इफ़ेक्ट है? इसका जो है जो बटर का रिटेंशन होता है बॉडी में, जैसे शोथ होता है ना, तो इन पे क्या इफ़ेक्ट है? प्रोटीन की ऑस्मोटिक इफ़ेक्ट क्या है? तो ये सारे के सारे जो है हमें इस पे पता चलते हैं। एंड पॉइंट मेजरमेंट is the biological response or endpoint which could include the physiological, biochemical and behavioral change। और इसके बाद जो है स्टैटिक्स एनालिसिस, आजकल इसके लिए सब स्टैटिक्स के सारे एनोवा से लेके काफ़ी सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो आपको क्या है कि वो काम बहुत ईज़ी हो जाता है। आपका तुरंत ही आपको ये पता लग चल जाता है कि हमारी जो वर्क है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ठीक? उसकी रिलेवेंसी क्या है? तो इसके लिए थोड़ी-सी अपने आप को वर्क के हिसाब से अपडेट करते हुए सारी चीज़ों को सीखना चाहिए। हर विद्यार्थी को एक्सेल चलानी, अपना जो है एक रोज़ अध्ययन की आदत डालनी, ये सब काम करने पड़ेंगे। और एथिकल कंसिडरेशन, कोई भी जो है एनिमल जब ऐसे करते हैं, और विशेष करके चाहे वो बाहर भी करें, तब भी आपको जो है एथिकल कंसिडरेशन रखना है कि हम पता लगा कि किसी एनिमल का ऑर्गन निकाल के टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में। तो कहने को तो उसको तो हम जिंदा को तो कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन उसके लिए तो वो सैक्रिफाइस हो रहा है ना। तो चाहे आप इन विट्रो करें, इन विवो करें, आपको सारे प्रोजेक्ट जो है अपने इंस्टीट्यूशन एथिकल कमेटी के सामने ले जाना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए कि हम इस फायदे के लिए इनको सैक्रिफाइस कर रहे हैं। माइक्रोबियल के लिए क्या है, जो छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए, इसमें थोड़े अलग चीजें हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं, उनके रेस्पॉन्स को चेक करते हैं। जैसे हमने यूटीआई को चेक करना है, तो ई कोलाई को हम देखेंगे कि भाई इसका क्या, आप लैब में भी देखते होंगे डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक लिखते हैं तो पहले उसका टेस्ट कराते हैं, कराते हैं नहीं कराते लैब में, तो वो लैब के लेवल पे हो जाते हैं। तो उसके लिए बेसिक सी चीजें होती हैं, हम जो है उन्हें इनोकुलेट करते हैं किसी पेट्री डिश में या किसी उनके व्हीकल में, मतलब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले आदान करते हैं, उन्हें जो है खिलाते पिलाते हैं, फिर उन्हें तैयार करते हैं। जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, तो फिर उन पे हम अपनी दवाई को रखते हैं इस कंसंट्रेशन में, इस कंसंट्रेशन। फिर उनके इफ़ेक्ट को चेक करते हैं कि उससे कॉलोनी बढ़ी या घटी। तो एंटीबायोटिक ज़ोन रीडर होता है, उससे हम चेक करते हैं कि इसकी जो है कॉलोनी कम हुई, ज़्यादा हुई, जितनी भी हुई उस रेस्पॉन्स को नोट कर लेते हैं, और वो हमारे लिए प्रमाण हो जाता है, उसकी फ़ोटो भी खींच लेते हैं। तो इसका मेज़रमेंट है
और इसकी डेटा एनालिसिस है। हर चीज़ की डेटा एनालिसिस तो लास्ट में करनी ही करनी है, ये रिसर्च का एक बेसिक टूल है। तो अगर ओवरऑल बात करें, तो इसमें बायो ऐसे में 3 ही चीज़ें होती हैं। वो होती हैं हमारी स्टिम्यूल्स, वो टेस्ट सैंपल हो सकता है, वो कोई ड्रग कंसंट्रेशन हो सकता है, कोई पोटेंशियल कोई एक्टिव्स हो सकता है, फाइटोफार्मास्यूटिकल हो सकता है, आपकी रस औषधि हो सकती है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है हम खुद हो सकते हैं, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, कोई जो है जानवर हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई सेल हो सकता है, कोई जो है बायोकेमिकल हो सकते हैं और उनका रिस्पॉन्स हमने चेक करना है। जो ड्रग डिस्कवरी की जो मेन जो स्टेज होती हैं वो पहले तो हमने मॉडल को सिलेक्ट करना, उसकी डिज़ाइन करना। जैसे हम अपना भवन बनाते हैं तो एक अच्छी डिज़ाइन बनाते हैं ना आर्किटेक्चर। तो डिज़ाइन जो है या जो प्लानिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी रिसर्च का। उसी से निर्धारण हो सकता है कि ये आपका काम कितना अच्छा होगा या नहीं होगा। जब आपका नक्शा ही अच्छा नहीं है, आपकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ही अच्छी नहीं है, आपकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ही अच्छी नहीं, तब बात शुरू होगी कि बिल्डिंग का जो भवन बन रहा है उसका माल अच्छा है कि नहीं है? फिर उसका बनाने वाला कारीगर अच्छा है कि नहीं है? फिर जो है जो उसको जो रह रहा है वो उसको प्रॉपर तरीके से उस इंटीरियर को यूज़ कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा। इसी प्रकार रिसर्च में जो है प्रॉपर डिज़ाइन और प्रॉपर इनपुट और प्रॉपर मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। एक व्यक्ति काम करता है और दूसरा व्यक्ति काम करता है और दूसरों के मेज़रमेंट में अंतर हो सकता है। और वो पता लगा कि एंटीबायोटिक देखा हमने, उसकी जो है कॉलोनी बनी है, हम अच्छे से उसको टिक करना पड़ता है एंटीबायोटिक ज़ोन रीडर में, डिजिटल पेन आता है, टच करते हैं। टच करके उतनी वो काउंट हो जाती है। अब आपने टच करने में दिमाग ही आपका और कहीं है, तो टच आपने प्रॉपर नहीं करा, आपने प्रॉपर रीडिंग ही नहीं करी। तो रीडिंग नहीं करी तो आपका रिज़ल्ट सफ़र कर गया। तो आजकल जो है इंटरनेशनल एक गाइडलाइन चलती है सीएफआर 221 गाइडलाइन। वो जो है सॉफ्टवेयर में एक इंटीग्रिटी देती है कि आपके सॉफ्टवेयर को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कंप्यूटर में जो-जो जैसे आप एचपीटीएलसी है, जीसीएमएस है, एलसीएमएस है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सब उसमें कोई भी जो है उसके डेटा को ऐसा नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है ना रिसर्च करते हैं, यार डेटा निकाला कि इसमें जो है ये वैल्यू आनी चाहिए। अब मेरी रिसर्च में आ नहीं रही, हम सोचते हैं अरे छोड़ो यार इस डाटा को डिलीट मार देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नेगेटिव है। तो अ, ऐसे आजकल जो है जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं, जब लैब का ऑडिट होता है, एनएबीएल नाम सुना है आपने? एनएबीएल ऑडिट में जो है जब हम जीएलपी में जाते हैं, इंटरनेशनल जीएलपी में जैसे अभी ओईसीडी गाइडलाइन है, एक जीएलपी गाइडलाइन है केमिकल टेस्टिंग के लिए, तो उन सब में इतने ज़्यादा हाई क्लास के सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आपको हर चीज़ के लिए कंट्रोल है और हर चीज़ के लिए मॉनिटरिंग के लिए एक आदमी होता है और उसके सारे सिस्टम के अलग वेरिफिकेशन के लिए एक टीम होती है। तो मतलब इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी टास्क टू चेंज इन दी डेटा। चेंज कर सकते हैं लेकिन उसके तरीके इतने क्रिटिकल होते हैं कि कोई उसको रूटीन में नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जो है मॉलिक्यूल का लेवल करना, मॉलिक्यूल लेवल हमारे से ज़्यादा आयुर्वेद से ज़्यादा विषय है नहीं, क्योंकि उस लेवल में हम अभी काम करते नहीं और अभी आवश्यकता भी नहीं है, मैं समझता हूँ कि है। फिर प्री क्लिनिकल स्टडी, जो हम एनिमल ट्रायल वगैरह करते हैं, और क्लिनिकल स्टडी। तो ये सब चीज़ें जो है वर्चुअल स्क्रीनिंग जो मैंने बताया, जैसे सिलिकॉन स्क्रीनिंग बोलते हैं आजकल। सिलिकॉन वैली मतलब जो कंप्यूटर के अंदर की चीज़ें हैं, जो वर्चुअली एआई के माध्यम से हो जाती है। ठीक? ये सब क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, आप सभी जानते ही हैं कि जो है हम फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के ट्रायल करते हैं और पोस्ट अप्रूवल जब हम मल्टी सेंट्रिक ट्रायल करने के बाद जब हमें एथिकल अप्रूवल मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है बनाने का, तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के माध्यम से हम फ़ेज़ 4 में जाते हैं और अनफॉर्च्यूनेटली जो है जितनी भी दवाइयाँ मार्केट में हैं, करीब देश में जो है 8,8104 फार्मेसी हैं और उनके जो है कम से कम हज़ारों के हज़ारों प्रोप्राइटरी मेडिसिन होंगी, लेकिन आयुर्वेद में पेटेंट मेडिसिन लगभग नहीं है और डब्ल्यूएचओ जीएमपी वाली लगभग 100-200 औषधियाँ हैं और उसमें भी बहुत लिमिटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं और उसमें भी जो ये है हमारा इस लेवल पे और सीटीआरआई के लेवल पे कोई भी ट्रायल मिलते नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य और चिंता का विषय है। हैं? अभी उस पे कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो जितने भी फ़ेज़ होते हैं, हमारा फ़ेज़ फर्स्ट फार्माकोलॉजी का होता है, फ़ेज़ सेकंड जो है एक्सप्लोरेटरी होता है। हम सब जो है बस जो फार्माकोलॉजी और एक्सप्लोरेटरी इस लेवल पे ही झूलते रहते हैं, अगर बहुत अच्छा काम कर पाएँ।
इस लेवल पे भी नहीं पहुँच पाते, ठीक है? और कन्फर्मिटी का फ़ेज़ जो है, एक रहता है, इसके बाद पोस्ट मार्केटिंग। जितने भी जो हमारे प्री-क्लिनिकल जितने भी रिसर्च हैं, वो एक्सप्लोरिंग होती हैं और प्री-क्लिनिकल जो है हम असेसमेंट के आधार पे, हाइपोथेसिस के आधार पर, अपने लिटरेचर के आधार पर उसकी हम रूपरेखा बनाते हैं और फ़ेज़ फर्स्ट में हम सेफ्टी स्टडी को भी मॉनिटरिंग करते हैं। कोई भी क्लिनिकल रिसर्च करने से पहले पायलट स्टडी सेफ्टी की ज़रूरत होती है। मैं उत्तराखंड में लाइसेंसिंग पैनल में भी हूँ, ड्रग लाइसेंस पैनल में, तो उसमें भी अगर कोई अगर जैसे फार्मास्यूटिकल कोई शेड्यूल फर्स्ट बुक में कोई इंडिकेशन नहीं लिखा है, तो अगर वो करना चाहता है, तो पहले सेफ्टी स्टडी के बाद क्लिनिकल प्रोटो स्टडी होनी चाहिए। भारत सरकार ने एक एग्ज़ेम्प्ट कर दिया, आयुर्वेद के सिस्टम को थोड़ा अच्छा करने के लिए। आयुर्वेद में कोई काम कर नहीं रहा है, जब कर ही नहीं रहा तो क्या स्टैंडर्ड टाइट करें और ढीले करने पड़ रहे हैं, ठीक है? ये हम लोग चिंता तो करते हैं कि यार ये स्टैंडर्ड है यार, भारत सरकार एलोपैथी के लिए स्टैंडर्ड है, हमारे लिए कुछ है ही नहीं। अब कोई काम ही नहीं हो रहा, तो वो भी खत्म करना पड़ेगा, है ना? तो ये जो है हम प्रोटो स्टडी माँगते हैं। भारत सरकार ने अभी रिसेंट गाइडलाइन में ये कह दिया है कि किस लेवल का आपका क्लिनिकल प्रोटोकॉल होगा, वो सब लिमिट खत्म कर दी। अब बताइए इससे ज़्यादा कोई ईज़ी कोई कर सकता है? कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। आप जो है सिंपल प्रोटोकॉल 30 पेशेंट का आप सबमिट कर दीजिए और आप अपने आप को बता दीजिए। कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है। अभी रिसेंट अभी करा और वो इसलिए करा कि कोई जो है कुछ कर ही नहीं रहा। तो जितने भी जो क्लिनिकल स्टडी हैं, ये फ़ेज़ फर्स्ट में जो है 20 से 80 पेशेंट पे करते हैं। लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे ट्रायल होते हैं, वो इसी लेवल पे होते हैं। आपने देखा होगा हम 30 पेशेंट लेते हैं। कोई बड़ी स्क्रीनिंग करी तो 50 पेशेंट ले लिए, 200 पेशेंट ले लिए, ठीक है? तो इसके बाद फ़ेज़ सेकंड जो है 100 से 300 पेशेंट पे करते हैं। फ़ेज़ सेकंड पे हम मल्टी सेंट्रिक कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने जोधपुर यूनिवर्सिटी में कर दिया, उधर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में कर दिया, अय्या में कर दिया, सीसीआरएस में कर दिया। तो मल्टी सेंट्रिक ट्रायल से क्या है रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो जाती है। मतलब वो चीज़ हर जगह सही है, रीजनल नहीं है, जनरलाइज़ है, पूरी दुनिया में हो सकती है ना? फिर कंट्री लेवल पे भी जा जा सकते हैं। इसी तरह जब फ़ेज़ 3 के बाद एफडीए का अप्रूवल मिलता है और दुर्भाग्य से उधर मिलता है, लेकिन आयुर्वेद में सौभाग्य से आप किसी भी लेवल पे आ जाओ, आपका स्वागत किया जाता है ना? आप किसी भी लेवल पे आ जाओ, आपको नई दवाई बनाने में कोई आपको रोकने वाला नहीं, बशर्ते वो दवाई शेड्यूल फर्स्ट बुक में किसी न किसी रूप में उसके घटक वर्णित होने चाहिए। फिर आता है हमारा फेज़ 4 जो 1000 से 5000, जब बड़ी-बड़ी ड्रग जो है मिलियन डॉलर खर्च कर देती हैं और फिर ग्लोबल मार्केटिंग के लिए सारा जो है 2 साल 5 साल के डेटा को जब सामने लाती हैं और तब जाके 20 साल तक सर्वाइव करती है। जैसे नई मूवी आती है तो 1-2 साल ही चलती है, पुराने ज़माने में जो है 3-3 साल चल जाती थी। आजकल तो 6 महीने में खत्म जो है। एक प्रीमियर हुआ, 1 हफ्ते बाद जो है कहानी खत्म। तो मॉडर्न ड्रग जो है 15 से 20 साल की लाइफ होती है। तो यही उन्हीं चीज़ों का रिपिटिशन है। ओवरऑल अगर ड्रग डिस्कवरी की बात करें, तो ये ज़रूरत से शुरू होती है और काम पूरा होने पे खत्म होती है। ज़रूरत क्या है कि रोग का निवारण, स्वास्थ्य का संरक्षण, ठीक है? तो जैसी-जैसी ज़रूरत है मार्केट के सर्वे के आधार पर, जैसे अभी कोरोना आया, तो लोगों को एकदम से एंटीवायरल के लिए यार क्या हो सकता है? क्या बना सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ठीक, आ गया ना एकदम से। नए-नए प्रोडक्ट आए, नई-नई चीज़ें आई, ठीक? तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। रिसर्च इज़ नथिंग बट री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड फैक्ट थ्रू मॉडर्न माइथोलॉजी। बस आधुनिक भाषा में उन चीज़ों को स्थापित कर देना है, बस ये रिसर्च है। इसको हम विभिन्न जो है ग्राउंड लेवल पे एक्सट्रैक्शन के माध्यम से, फ्रक्चुएशन के माध्यम से, उसकी जो है एनिमल स्टडी है, जितने भी बायो ऐसे हैं, ठीक? केमिकल कैरेक्टराइज़ेशन के माध्यम से उसको हम जब लैब स्केल पे जब एफ-एन-डी स्केल पे जब हम उसे बना लेते हैं और बनाने के बाद जब हम सेफ्टी को जब आइडेंटिफ़ाई कर देते हैं, एस्टेब्लिश कर देते हैं, तो फिर हम ह्यूमन ट्रायल में जाते हैं। ये मैंने सब इसलिए बता दिया क्योंकि इसी के बाद फिर एथिकल होता है। एथिकल के बाद फिर जो है आप आगे काम करते हैं। फिर जो है आप दवाई कैसे बनाते हैं, तो मैंने सीक्वेंस में ही सब बिठा दिया। ठीक, अभी भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है ड्रग डेवलपमेंट की, वो गाइडलाइन क्या कहती है कि एक प्रिपरेटरी फेज़ होता है, जो मैंने आपको अभी बता रहा था। फिर सेकंड जो है ड्रग डेवलपमेंट का फेज़ होता है।
जिसमें जो है कि हम प्यूबर्टी फेज में लिटरेचर सर्वे कर हैसअप और एसओपी इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी रसशास्त्री के लिए कि आप ये समझिए सब कुछ है, ठीक है? मतलब जो चीज़ सिस्टम में होगी, आइडेंटिकल होगी, जो हम कर रहे हैं वही आप करोगे, जो आप कर रहे हो वही वो करेंगे, तो सब चीज़ सही रहेगी। अब क्या है, हमारे यहाँ लिखा सफिशिएंट भावना देने पर, आवश्यकता अनुसार जो है हम भावना द्रव्य प्रयोग करेंगे। अब भावना जो है जैसी रही जी की भावना वैसा वो काम कर दिया। किसी का मन कर रहा है कि यार मैं जो है 50 ग्राम चूर्ण में जो है 10 ग्राम भावना दूँगा, किसी का मन कर रहा नहीं मैं तो 50 ग्राम दूँगा और किसी का कर रहा है कि नहीं मैं तो 5 ग्राम दूँगा। तो जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, आयुर्वेद में रसशास्त्र में सबसे बड़ी एक समस्या ये है, समस्या क्या कहेंगे, जो पूर्वजन हुए ना, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें जो है अ, वो छुपा के रखी, कि कोई जो है सुपात्र व्यक्ति को ही मिले, काम करने वाले को ही नहीं मिले। जैसे हम लोग होते हैं ना, कोई नोट्स बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो जब तक कोई अच्छा विद्यार्थी नहीं हो तब तक देते नहीं। देते हैं बताओ? कोई देता हो तो बताओ? क्योंकि आपने मेहनत करी है। तो वो तब शेयर करते हैं जब कोई सुपात्र हो। तो ये चीज़ें हैं कि किस चीज़ में कितना समय लगाना है। उन्होंने कहा 1 से 2 याम लगाना है। ऐसा नहीं है 1 से 2 याम, वो पर्टिकुलर समय होता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, वो पर्टिकुलर एंड पॉइंट होता है, वो पर्टिकुलर क्रिटिकल चीज़ होती है। लेकिन वो हमारे गुरुजनों ने 1 टू 1, क्योंकि ज्ञान की 2 ही धाराएँ थी, एक निगम और एक आगम। आगम कहते हैं शिवो आमुखा, जो किसी गुरुमुख से निकला हो, किसी शिव रूपी शरीर से निकला हो। गुरु ने बोला, शिष्य ने सुन लिया, आगम। निगम क्या होता है? जिसके ओरिजिन का पता नहीं, जैसे वेद हमारे क्या हैं? निगम है, ठीक है? तो जो आगम में हर चीज़ है, लेकिन वो गुरु की कृपा से और गुरु सानिध्य से और काम करने से गुरुजन स्वतः बताते हैं। अब डॉक्टर साहब ने जो है अगर कॉस्मेटिक बनाया, उन्हें पता है कि इसमें जो है इतना हमने ये डाला, इतना एक्टिव डाला, ये करा, ये करा, ये करा। लेकिन जब आप पढ़ोगे उसमें लिखा बेस द्रव क्यूएस, अब घूमते रहो, है ना? तो जो है ये क्लियरिटी को लाना आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और उसी के लिए एसओपी पे अभी सेकंड सेशन में मैं चर्चा करूँगा। तो एसओपी के आधार पर दवाई बनाना, फिर प्रीक्लिनिकल सेफ्टी स्टडी को करना, एनिमल एथिकल कमेटी का अप्रूवल लेना, उसके बाद जो है एनिकल स्टडी करना, उसके बाद क्लिनिकल का प्रोटोकॉल बनाना, प्रोटोकॉल की स्टडी करना और उसके आधार पर जो एक दवाई निर्धारित होके रिज़ल्ट अगर आपके संतोषजनक आते हैं, तो उसको मार्केटिंग के लिए आपको ड्रग में अप्लाई करना और ड्रग में अप्लाई करने के बाद दवाई को बनाना, दवाई में बनाने के बाद अपने रोगी तक दवाई को पहुँचाना और रोगी तक दवाई के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है। फार्माकोविजिलेंस के माध्यम से वो दवाई आपको नुकसान तो नहीं कर रही, कोई समस्या तो नहीं दे रही है, उस लेवल पे लाना और जो रिज़ल्ट जिसके लिए दवाई बनी उस काम को करवाना, ये काम होता है, ठीक है? तो अगर कोई एक रसशास्त्री अपने जीवन में अगर 5 दवाई भी कर लेता है, तो कम से कम जो है हमारे जोधपुर में कितने 10 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 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 8 बच्चे हैं ना? तो पर ईयर जो है 40 दवाइयाँ बन सकती हैं अच्छी, जिन्हें आप कह सकते हो कि ये सर मैंने डेवलप करी हैं और आप जो है इसको इंटरनेशनली आप ट्रायल करा लो। बस हमारे पास यही तो कमी है कि हम फार्माकोलॉजिकल पैथवे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा, आप तो बस इतना कर दो इससे कोई किडनी में रिटेंशन नहीं हो रहा, कोई लिवर आपका खराब नहीं हो रहा, कोई आपको जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई जो है आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाला, दैट इज़ इनफ फॉर यू। तो ये एक बेसिक प्रोटोकॉल है, ठीक? ज़्यादा हमारा हो जाएगा, अभी टाइम कितना होगा? अभी तो हमारे 4 स्लाइड हैं इसी सेशन की, तो हमारा ज़्यादा है। तो ये मॉडर्न रिसर्च का मैं बता रहा था कितना खर्चा है, पुराने और आजकल जो है रिसर्च में क्या है। 2 मिलियन डॉलर तक की कॉस्ट आ जाती है, करोड़ों में देखेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, हैं? और हम जो है अपने 2.5 लाख के लिए ईएमआर प्रोजेक्ट में जब जोर लगाते हैं तो 5 लाख अधिकतम जो है हम कर पाते हैं।
कैन यू इमेजिन एक जो है वेइंग मशीन जो है 3 लाख की आती है, 4 लाख की अच्छी कंपनी की जिसमें 4 डिजिट तक का आप नाप सकते हो, दशमलव के बाद। दशमलव के बाद 6 डिजिट का नापने के लिए आपको 22 लाख का खाली वेइंग मशीन चाहिए। तो आर-एन-डी रिक्वायर्ड ह्यूज मनी। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, रिसोर्स चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंसर चाहिए, स्पॉन्सर चाहिए। आज इधर आके मुझे खुशी मिली कि सर ने इतना बढ़िया रिसर्च का डिपार्टमेंट बना रखा। और जगह जाएँगे आपको जो है बेसिक बच्चों को एक जो है भगोना दे देते हैं, कढ़ाई देते हैं, वो समझते हैं हमने बहुत बड़ा इन्हें वो दे दिया साम्राज्य। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन जो है हमारे लिए हमारी अप्रोच ये है कि हम छोटे-छोटे काम भी कर दें तब भी हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो जो मैं मॉडर्न और नई ड्रग का कंपैरिज़न इसलिए बता रहा हूँ कि उस लेवल पे आपको करना भी नहीं है। आपको इतना फाइनेंसर मिलेगा भी नहीं। तो जो काम हमारी रेंज में ही नहीं तो हमने क्यों यार मगजमारी करनी, है ना? अपनी रेंज में काम करना है, अपने फील्ड में खेलना है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चलना है, दूसरे को नहीं देखना। हमारे घर में जो है उतना ही काम करना है। पड़ोसी को नहीं देखना है यार पड़ोसी क्या कर रहा है ना?